एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 7 जिसमें हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इससे पहले हमने केमिकल बॉन्डिंग की 6 पार्ट कंप्लीट कर ली हैं जिनमें हमने केमिकल बॉन्डिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में सीखा था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वीडियोस देखिए। आज का जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, हिंदी में इसे संकरण कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन की कुछ महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट हाइब्रिडाइजेशन। दो या फिर दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल की आपस में जो इंटरमिक्सिंग होती है उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अभी दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से हो सकते हैं? एस, पी, डी। तो दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं तो एक्चुअली में वो प्रोसेस क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर कंफ्यूज्ड मत होना क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में भी इंटरमिक्स हो रहे हैं और ओवरलैपिंग में भी हम कुछ इसी टाइप का कंसेप्ट पढ़ते हैं। देखिए, ओवरलैपिंग में दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, ठीक है, तो वो है ओवरलैपिंग। और हाइब्रिडाइजेशन में दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं। ओवरलैपिंग में जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, यानी एक के ऊपर एक जब ओवरलैप कर रहे होते हैं तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जबकि हाइब्रिडाइजेशन में दो या फिर दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने फर्स्ट जो लाइन है वो हमने क्या देखी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। अब इंटरमिक्स होने से मिलेगा क्या? तो इंटरमिक्सिंग से फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जब दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस कंप्लीट प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट लाइन क्या है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स is equal to number of new hybrid orbital। मतलब जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स्ड होते हैं उतने ही नए नंबर ऑफ यानी उतने ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं तो दो ही क्या बनेंगे? नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ये हमने तीन कॉन्सेप्ट इसके देख लिए। फोर्थ आता है इसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स have same energy and same shapes। जो बनने वाले नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी और उनकी शेप दोनों ही क्या होती है? सेम होती है। देखिए, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल दो या फिर दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब
ऑर्बिटल की शेप तो हम जानते हैं, एनर्जी तो चलो सेम है, बट हम जानते हैं कि शेप डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे अगर एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स हो रहा है तो एस ऑर्बिटल की शेप तो स्फेरिकल यानी गोलाकार होती है, जबकि पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डम्बल्ड शेप होती है। तो दो अलग अलग शेप के जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो बनने वाले जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी शेप अब कैसी हो जाती है, सेम शेप हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एस ऑर्बिटल है, जब ये इंटरमिक्स करेगा इस पी ऑर्बिटल के साथ तो आप देख सकते हैं कि दोनों की एनर्जी तो ऑलमोस्ट सेम होती है, बट दोनों की शेप्स क्या है, डिफरेंट है। बट जैसे ही इनके बीच में इंटरमिक्सिंग हो जाएगी तो इंटरमिक्सिंग होने की वजह से एक न्यू उतने ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। कुछ इस टाइप से। अब ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में जब तक इन्होंने इंटरमिक्सिंग नहीं की थी इनकी शेप डिफरेंट डिफरेंट थी, बट जैसे ही इंटरमिक्सिंग हुई अब दोनों की शेप्स कैसी हो गई, एक जैसी हो गई। तो बस थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी एंड सेम शेप, यानी जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है हाइब्रिडाइजेशन में तो बनने वाली जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी भी सेम होती है तो इनकी शेप भी सेम होती है। फोर्थ पॉइंट है हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉमा पार्शियली फिल्ड और vacant orbital may be participate in the hybridization। अब देखो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप। अब आपका एक कंसेप्ट तो यही क्लियर हो जाएगा, ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन के बीच में अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ से आप इजीली अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। देखिए ओवरलैपिंग में तो आपने देखा है तो जब ओवरलैपिंग हो रही थी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में तो हमेशा हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे थे, ठीक है। बट हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा केस नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो सकता है कि हाफ फील्ड यानी आधे भरे हुए, फुल फील्ड यानी पूरे भरे हुए, पार्शियली फील्ड यानी पार्शियली फील्ड का मतलब है कि अगर किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में एक दो या मतलब आधे से कम या फिर आधे से ज़्यादा भरे हुए ऑर्बिटल और पूरी तरह से खाली यानी वैकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी हाइब्रिडाइजेशन के लिए कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फील्ड ही होना चाहिए, नो ऐसा नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फील्ड यानी आधे भरे हुए ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो फुल फील्ड और पार्शियली मतलब आधे से कम या फिर आधे से ज़्यादा भरे हुए ऑर्बिटल और वैकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये रहा फिफ्थ कंसेप्ट। सिक्स्थ कंसेप्ट आता है इसके अंदर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स always forms सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये जो बनने वाले न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और तो सारे बाकी तो सारे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, बट एक एक्सेप्शन है बेंजाइन। बेंजाइन क्या होता है तो देखिए ध्यान से, आप सभी बेंजीन की स्ट्रक्चर से अच्छे से वाकिफ हैं।
ये है बेंजीन की स्ट्रक्चर, ठीक है। बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? साइक्लिक, 6 कार्बन होते हैं, 6 ही हाइड्रोजन होते हैं और 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। अब बेंजाइन के अंदर क्या पाई जाती है? ओवरलैपिंग पाई जाती है। कैसे? तो देखिए ये बेंजीन है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बेंजीन का पी ऑर्बिटल और ये बेंजीन के साथ हाइड्रोजन एटम ने क्या कर रखी है? ओवरलैपिंग कर रखी है। अब देखो यहाँ पर ये तो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के पास हम जानते हैं 1s ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पर कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? sp2 1s ओवरलैपिंग, ठीक है। बट अगर इस बेंजीन में से ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाए, रिमूव हो जाए, -2h, तो अब कैसे स्ट्रक्चर बन जाएगी? तो अब कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगी। अभी ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या हो गए? खाली हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं। अब ये दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगे? एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं, तो कुछ इस हिसाब से। ठीक है। और जब ये दोनों जो वैकेंट ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं और ओवरलैपिंग करने से यहाँ पर क्या बन जाता है? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, एक एडिशनल पाई बॉन्ड बन गया, यानी एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बन जाता है बेंजीन पर। इससे बेंजीन की इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेंजाइन, ठीक है। तो अब बेंजीन से क्या बन गया? बेंजाइन बन गया। देखो बेंजीन एक 6 मेंबर्ड यानी 6 कार्बन की, 6 हाइड्रोजन की एक साइक्लिक यानी एक चक्रीय स्ट्रक्चर होती है जिसमें 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो जब बेंजीन से 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो बेंजीन की ये जो sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये क्या करते हैं? एक दूसरे के पास आने की वजह से एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो जब ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं तो वहां पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी यहाँ पर क्या बन गया? एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड बन गया। तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए बेंजीन पर? एक साइड 3 बॉन्ड हो गए ना। तो जो बेंजीन में एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध के लिए हम आइन यूज में लिखते हैं। तो ये बेंजीन से क्या बन गया? बेंज प्लस आइन बेंजाइन बन गया। तो बना तो ये भी किससे है? इंटरमिक्सिंग से बना है 2 ऑर्बिटल की। तो ये केस थोड़ा एक्सेप्शन है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से एक डबल बॉन्ड भी बन रहा है। बट बाकी सारे केसेस में हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमने देखी हाइब्रिडाइजेशन की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। एक बार फिर से बता देती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 या फिर 2 से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं यानी एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, पार्शियल फील्ड या फिर वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं उनकी एनर्जी तो सेम होती है पर उनकी शेप डिफरेंट होती है। पर जैसे वो इंटरमिक्स करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप और एनर्जी ऑलवेज सेम यानी एक जैसी होती है, समान होती है। नेक्स्ट हमने ये देखा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड यानी एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एक एक्सेप्शन हमने देखा बेंजाइन। बेंजाइन कब बनता है? तो जब बेंजीन से 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं
तो दो हाइड्रोजन के निकलने से उनके पास एक एक वैकेंट ऑर्बिटल बच जाता है, मतलब वैकेंट यहाँ पर ऑर्बिटल बच गया ना। अब ये क्या करेंगे, ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ पास आ जाते हैं, इंटरमिक्सिंग कर लेते हैं और बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था एक एक्सेप्शन। अब हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन कितने कितने प्रकार के होते हैं। सो टाइप्स, सबसे पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो जब एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल p कौन सा, देखो p ऑर्बिटल तीन होते हैं ना, p में तीन ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। तो जब भी आप एक p एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप z ऑर्बिटल की बात कर रहे हो, pz की। तो ये है pz। तो जब एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं, तो अब देखो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स ने आपस में इंटरमिक्सिंग की है, दो, एक s और एक p। तो जब एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं, तो दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो ये p है, p के अंदर कौन सा ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाएगा, s। तो ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर शो हो जाएगी। तो ऐसे कितने ऑर्बिटल बनते हैं, ऐसे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये हो गया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसा करने पर ये जो न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, इसकी शेप कैसी होती है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी शेप होती है लीनियर। ठीक है, और इनके बीच का एंगल होता है 180 डिग्री। हम जानते हैं कोई भी चीज एकदम सीधी है तो उसके बीच का, तो इन दोनों कॉर्नर्स की बात करें तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले हमने देखा sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, जिसमें पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, जब एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं, तो दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। इसे sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन से जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है उसकी शेप होती है लीनियर, और उनके बीच का एंगल होता है 180 डिग्री का। सेकंड बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, जब एक s ऑर्बिटल और p कितने, दो p ऑर्बिटल एक px और एक py, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब एक p, अकेला p मतलब एक ही p ऑर्बिटल अगर इंटरमिक्स हो रहा है वो तो होगा pz, लेकिन अगर दो p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो वो दो p ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, px एंड py। तो जब एक s और दो p ऑर्बिटल px एंड py आपस में इंटरमिक्स होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो इनकी इंटरमिक्सिंग से टोटल 3 टोटल 3 नए हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है।
इनकी शेप कुछ इस तरह से होती है। ये 3 p ऑर्बिटल हैं, 1 2 3। इनकी बीच में कौन सा, सॉरी ये 2 p ऑर्बिटल है ना, 1 एंड 2, और इनके बीच में एक s ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये बन गए 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप को हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये बन गई ट्राइगोनल प्लेनर शेप, और इनके बीच का एंगल होता है 120 डिग्री का। अब हम देखते हैं थर्ड, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp3 एटॉमिक sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसको कहेंगे, अब तो आप सीख गए होंगे कि जब एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो 4 नए, टोटल 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। इसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एक s रहा। अब तीनों p कौन कौन से, px, py एंड pz। सो px, py, pz। तो जब ये तीन टोटली चारों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे, तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो अब देखिए एक्चुअली में मिलेंगे कैसे। यहाँ पर हमने 3 p ऑर्बिटल लिए हैं ना, तो 1 p ऑर्बिटल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये बन गए टोटल 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनके बीच में s ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब आप देख सकते हैं कि शेप कैसे दिख रही है, 1 2 3 एंड 4। इसकी शेप हो गई टेट्रागोनल या फिर टेट्राहेड्रल, और इनके बीच का एंगल होता है 109 डिग्री। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं तो टोटल 4 नए sp3 एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिनकी शेप होती है, ज्योमेट्री जिनकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, और इनके बीच का एंगल होता है 109 डिग्री। तो ये हमने देखिए, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं sp3, इससे पहले हम देखेंगे dsp2। तो अब देखते हैं dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो अब dsp2 में क्या आ गया, कितने कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 1d एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल। तो जब एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, px एंड py, एंड 1d ऑर्बिटल, देखिए d के अंदर जो d है, टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं इसके अंदर, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, dxy, dyz, dzx। तो अब इन टोटल 5 में से यहाँ पर अगर एक d को काम में ले रहे हैं dsp2 में, तो dsp2 में कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, तो dx स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो ये हो गया dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जब एक s, 2p एंड एक d ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो टोटल 1 2 3 4, टोटल 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे।
कुछ इस प्रकार से। तो ये बन गए टोटल 4 dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी शेप होती है स्क्वायर प्लेनर। तो ये है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर शेप कैसी होती है, ज्योमेट्री कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट आता है 5th नंबर पे sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। तो जब एक s 3 p और एक डी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं तो टोटल 5 1 3 4 और 1 5 टोटल 5 नए एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं जिसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर ये एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल px, py, pz और एक d। अब यहाँ पर एक d ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 5 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब ये आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे तो इंटरमिक्सिंग कर 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। अब इनकी शेप क्या होगी? तो इनकी शेप 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यानी 2 टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का निकाला जाता है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि आपके पास सपोज दैट एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जैसे फॉर एग्जांपल CH4, ठीक है। अब ये कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आपके पास एक एटम तो ऐसा है जो सिर्फ नंबर में एक ही प्रेजेंट है, यानी एक ही प्रेजेंट है, और बाकी कुछ एटम ऐसे हैं जो ज्यादा प्रेजेंट है, वो 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। तो जो एटम नंबर में एक ही प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं सेंट्रल एटम, और जो नंबर में ज्यादा होते हैं उन्हें बोलते हैं सराउंडिंग एटम, यानी उस एटम के चारों तरफ पाए जाने वाले एटम। तो अगर अब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन केस में क्या होता है, अगर सेंट्रल एटम का साइज ऑफ सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम का साइज क्या है, छोटा है, स्मॉल है, तब तो बनने वाली शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। किसको कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल? कुछ इस प्रकार से। ये हमने पहले बना लिया ट्राइगोनल, और बाइपिरामिडल मतलब एक ऑर्बिटल ऊपर और एक ऑर्बिटल नीचे। इसे बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, शॉर्ट में बोलते हैं TBP, ठीक है। ऐसे एक स्ट्रक्चर कब बनेगी sp3d में? जब सेंट्रल एटम का साइज क्या हो? छोटा। जैसे फॉर एग्जांपल PPH5, ठीक है, फॉस्फोरस। लेकिन अगर साइज ऑफ सेंट्रल एटम अगर लार्ज यानी बड़ा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में देखो, जब सेंट्रल एटम का साइज ही बड़ा है तो अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप रहेगी तो सारे एटम बहुत पास पास में है, तो बहुत ज़्यादा इनके बीच में रिपल्सन हो जाएगा, मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर सेंट्रल एटम का साइज ही बड़ा है तो सराउंडिंग एटम थोड़ी दूर दूर प्रेजेंट होने चाहिए, यानी सराउंडिंग एटम की और सेंट्रल एटम की दूरी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उस वजह से जो शेप है वो हो जाती है स्क्वायर पिरामिडल, यानी कुछ इस प्रकार से। ये कोई स्क्वायर है, और ये इसका पिरामिड बन गया, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल शेप।
ये दोनों ही शेप कब बनेगी, जब हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो, sp3d। तो फिर से सुन लीजिए, जब एक s 3p और एक d ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं तो इसे sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो ज्योमेट्री डिसाइड होती है सेंट्रल एटम के साइज पर। अगर सेंट्रल एटम का साइज छोटा है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। बट अगर सेंट्रल एटम का साइज बड़ा है तो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिडल, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली की, तो नाइट्रोजन में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। तो अब ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। फॉस्फोरस का साइज छोटा है, तो अगर फॉस्फोरस से 5 एटम जुड़े हुए हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। तो ppH5 में स्ट्रक्चर यानी इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज छोटा है। लेकिन जैसे एंटीमनी की बात करें, अगर मैं यहाँ पर SbCl5 ले लूँ, ठीक है, तो SbCl5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। अब इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर पिरामिडल। इसकी ज्योमेट्री TBP यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ना होकर के स्क्वायर पिरामिडल होती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि एंटीमनी जो है Sb जो है ना, इसका साइज बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण एटम्स क्या होते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, ताकि उनके पीछे रिपल्सन ना हो, वो अनस्टेबल नहीं होना चाहते, इसलिए दूर दूर हो जाते हैं। और दूर दूर होने का मतलब वो एक स्क्वायर पिरामिडल शेप का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये था sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करें 6 नंबर पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, जब एक s 3p और 2 d ऑर्बिटल, d कौन से, dx2 y2 एंड dz2, जब एक s 3p और 2d, d कौन कौन से, dx2 y2 एंड dz2, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, इंटरमिक्स्ड होते हैं, तो 6 नए sp3d2 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इससे जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, sp3d2। देखो स्टार्ट में हमने बात की थी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे और उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि एक s 3p और 2d एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जब इंटरमिक्स होते हैं तो उतने ही नए, तो यहाँ पर कितने हैं टोटल, 1 3 4 to 6, तो मतलब 6 नए sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, इसे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब शेप कैसी होगी, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो तो शेप होती है ऑक्टाहेड्रल, मतलब कुछ इस प्रकार से। मतलब आप इसको इस तरह से ज्यादा बेटर समझ सकते हैं। पहले स्क्वायर प्लेनर बना लीजिए, इधर 1 ऊपर 1 नीचे, इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप, अष्टफलकीय संरचना, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप कब होगी, मतलब ये स्ट्रक्चर कब बनेगी, जब हाइब्रिडाइजेशन हो sp3d2। लास्ट आती है 7 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s 3p और 3d एटॉमिक ऑर्बिटल, 3d कौन कौन से, dxy, dyz, dzx। जब एक s 3p और 3d यानी dxy, yz, zx
ये इतने एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होंगे, इंटरमिक्स होंगे, तो टोटल 7, यहाँ पर देखो 7 हो गए ना, 1 3 4 3 7, तो 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, न्यू हाइब्रिड sp3d3 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो जब भी आपके सामने किसी भी हाइब्रिडाइजेशन का नाम आए तो आप उसको नाम को देखकर बता सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन से ऑर्बिटल ने इंटरमिक्सिंग की है। जैसे फॉर एग्जांपल sp3d3 में और इससे आप ये पता लगा सकते हो कि यहाँ पर टोटल कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो 1s 3p और 3d ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो टोटल 7 नए sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। इस हाइब्रिडाइजेशन को sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और अगर जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनकर तैयार हो रहे हैं तो उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो उनकी स्ट्रक्चर होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसी दिखती है, तो पहले पेंटागोनल बनाते हैं। पेंटागोनल कुछ इस टाइप का होता है, 5 कॉर्नर्स का, 1 2 3 4 5 पेंटागोनल बना लिया। बाइपिरामिडल यानी पिरामिडल का मतलब है एक ऊपर और एक नीचे। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये बन गई पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ये तो देख लिया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, दो मेथड है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के। फर्स्ट मेथड क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम के पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं प्लस नेगेटिव चार्ज। देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। फिर अगर मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस कर देंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर देंगे। किसमें से, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम में से, और फिर लास्ट में उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया, एक तो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, इसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूलाज के लिए आपको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके बारे में पता होना चाहिए। कल हमने बात की थी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जैसे कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, बोरोन के पास 3, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6, फ्लोरीन के 7 और नियोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे इन फॉर्मूलाज को हम किसी भी मॉलिक्यूल पे अप्लाई करके उसका हाइब्रिडाइजेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं CH4। अब यहाँ पर देखिए कार्बन, ये कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 प्लस लोन पेयर कितने हैं, यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं दिख रहा तो 0 लोन पेयर, तो टोटल कितना आ गए 4। तो अब अगर हमारे पास टोटल 4 आ रहा है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 1s3p, तो टोटल होगा ना 3 and 1 4। तो अगर 4 आ रहा है आंसर तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ऐसे ही जैसे अमोनिया का लेते हैं NH3, हम जानते हैं अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो
तो अब अमोनिया की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। अब नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3 प्लस कितना लोन पेयर 1 लोन पेयर है, तो टोटल कितने हो गए 4। तो अगर टोटल मतलब टोटल ओवरऑल हमारे पास 4 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 3 and 1 4। ठीक है, अब सेकंड फॉर्मूले को कैसे यूज में लेना है वो तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले को कैसे यूज में लेना है, तो चलिए वो भी देखते हैं। जैसे SO2, अगर हमें SO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। देखो सेकंड वाला फॉर्मूला तो हम तब यूज में ले सकते हैं जब हमें मैक्सिमम उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का पता हो, लेकिन अगर हमें किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का पता ही नहीं है देन हम कौन सा फॉर्मूला वाइडली यूज में लेंगे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। जैसे SO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालने को कहा जाए तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ पर सल्फर जो है वो सेंट्रल एटम है, तो सल्फर के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। कोई चार्ज दिख रहा है आपको, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो टोटल कितना आ जाएगा 3। अगर टोटल 3 आ रहा है, अगर आंसर 3 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, 3 आने पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 1s 2p, टोटल 3 बन गए ना, तो sp2। आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर पूछा जाए CO3 2- का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर सेंटर एटम कार्बन है, तो फॉर्मूला क्या देखा था हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस कर देंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर देंगे, देन डिवाइड बाय 2। कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 प्लस, यहाँ पर ध्यान रखना सराउंडिंग एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं किया जाएगा। हाँ, एक एक्सेप्शनल केस है, अगर सराउंडिंग एटम हैलोजन हो यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और हाइड्रोजन हो, तो हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों के केस में हम सेंट्रल एटम के साथ साथ सराउंडिंग एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करेंगे, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट ना करके उनके लिए 1 यूज में लेंगे। कैसे वो देखेंगे भी आगे। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को हमेशा क्या करना है प्लस करना है, तो 4 + 2 डिवाइड बाय 2, टोटल कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 3 आने पर sp2 1s2p, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहाँ पर CCl4 का पूछा जाए कि CCl4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हम जानते हैं कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस, अभी मैंने कहा था कि अगर मोस्टली हम क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन जब निकालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको प्लस कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको माइनस कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है। बट अगर सेंट्रल एटम के साथ या तो हैलोजन जुड़े हुए हो, हैलोजन यानी क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, और अगर हाइड्रोजन हो तो उनके लिए हम +1 यानी सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैलोजन है 4 क्लोरीन है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 क्लोरीन के लिए 1 ऐड करेंगे, तो 4 क्लोरीन के लिए 4 ऐड कर देंगे, कोई चार्ज है नहीं तो उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 4। अगर 4 आ रहा है आंसर तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp3, 3 और 1 4। नेक्स्ट है H3O+, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है ऑक्सीजन है,
अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हमने बात की ना कि अगर सेंट्रल एटम के साथ या तो हेलोजन हो या हाइड्रोजन हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं +1 ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के लिए 1 ऐड करेंगे तो 3 हाइड्रोजन के लिए 3 ऐड कर देंगे, 6 + 3। अब चार्ज है क्या? बिल्कुल है, यहाँ पर +1 चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको हम इनमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो -1। यहाँ पर प्लस का 1 चार्ज है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे इसको, तो -1 हो जाएगा। तो ओवरऑल आ जाएगा ये 8 आने पर हाइब्रिडाइजेशन होता है, 4 आ जाएगा ना, 6 + 3 9, 9 में से 1 गया 8 / 2 = 4। तो 4 आने पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिर्फ 2 फॉर्मूले आने चाहिए। पहला फॉर्मूला तो क्या था कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस पॉजिटिव चार्ज डिवाइड बाय 2। एक तो ये फॉर्मूला है जिसको अभी अभी हमने यहाँ पर अप्लाई किए हैं, ठीक है। बट अगर सेंट्रल एटम के साथ कोई हेलोजन या फिर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो उनके लिए हम जितने भी हाइड्रोजन और जितने भी हेलोजन जुड़े हुए रहते हैं उनके लिए हम +1 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कार्बन के साथ 4 क्लोरीन जुड़े हुए थे तो हमने 4 ऐड कर दिए, 1 क्लोरीन के लिए 1। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि PCl5। अगर बोला जाए PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो फॉस्फोरस जो है वो ग्रुप 15 में आता है, यानी इसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और चूंकि सराउंडिंग एटम हेलोजन है तो 5 हेलोजन ले लेंगे, मतलब 5 हेलोजन के लिए ले लेंगे डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 5। यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा 5 के लिए sp3d 1s3p 1d, टोटल कितने हो गए 5। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। इसके अलावा एक और ले सकते हैं हम NO3-। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए हम काउंट नहीं करेंगे, इससे काउंट किसके लिए करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हेलोजन होने पर या फिर हाइड्रोजन होने पर। 5 अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर देंगे डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा ये 3 आने पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ऐसे एक अनदर एग्जांपल लेते हैं I3-। देखो I3- का मतलब यहाँ पर एक आयोडीन है जो कि 2 अदर आयोडीन से जुड़ी हुई है और किसी एक आयोडीन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, एक आयोडीन और उससे 2 आयोडीन जुड़ी हुई है सराउंडिंग एटम के रूप में। तो आयोडीन चूंकि हेलोजन है तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। 2 आयोडीन एक्स्ट्रा है तो उनके लिए 2 आ जाएगा, माइनस चार्ज को प्लस कर देंगे ऑलवेज डिवाइड बाय 2। तो 7 to 9 और 1 10, 10 डिवाइड बाय 2 = हो जाएगा sp3d। टोटल 5 आ जाएंगे ना, और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है sp3d। तो अगर आपने ये 2 फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने ये देखा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिडाइजेशन कितने कितने प्रकार का होता है, और हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हमने 2 फॉर्मूले ऐसे देखे जिनकी हेल्प से हम किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और वो 2 फॉर्मूले उसमें लेकर आप बहुत सारे मॉलिक्यूल पे ट्राई कीजिए और सॉल्व कीजिए। इजीली किसी भी मॉलिक्यूल का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।